ऑडियो क्लियर है? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा है ना विलंब हो सकता है, क्योंकि है ना कमेंट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा अभी। उसी को ही ठीक कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, कमेंट सेक्शन में ना कुछ एरर आ गई है, और एरर की वजह से है ना मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, है ना। चलिए, देखो क्लास तो एकदम परफेक्ट चल रही है, क्लास एकदम ठीक है, इसमें कोई इशू, दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं है। बाकी देखो, मैं यही बोलूँगा कि कमेंट सेक्शन में है ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, और उसकी वजह से मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा। तो मैं आज की क्लास में ना आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। पर जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो आपके कमेंट्स मुझे दिखाई देंगे। ठीक है। शायद आज की क्लास में आप लोगों के कमेंट्स ना दिखें मुझे, ठीक है, तो अगली क्लास तक हो सकता है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं अपना पढ़ा देता हूँ बस, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, डेट मैंने डाली दी है 29 नवंबर 2024, ये आज की तारीख है बेटा। और हम अपने लास्ट वाले चैप्टर को ही डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी में ना लास्ट क्लास में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था कि मालवेयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था, इसके बाद है ना मैंने आपको बता दिया था वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, है ना, इन सभी में क्या डिफरेंस होता है, ये सब बातें भी मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। तो आज के सेशन में ना मैं दो चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि वायरस के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, वायरस के भी अपने टाइप्स होते हैं। और दूसरी बात है, ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, एक तो वायरस के अपने टाइप्स होते हैं, और दूसरा कुछ है ना टर्म्स होती हैं, जैसे फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, स्पूफिंग, स्निफिंग, ये सब चीजें क्या होती हैं, तो इन सब के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। और फिर आज ही हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। और आपको पता ही है,
जो मेरी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करके चलना, तो डेफिनेटली एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। पहली बात, मेरी क्लासेस देखो। दूसरी बात, मेरा यूट्यूब चैनल से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। और तीसरी बात, मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ फाइल एक्सेस करिए। ठीक है। और यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों एक ही नाम से ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। और अगर किसी को ये चैनल अभी भी नहीं मिले हैं जुड़ने के लिए, तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना अपने बैच का नाम लिखकर, तो मेरे लिंक्स आपके पास आ जाएंगे। और दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपनी इस क्लास को। ठीक है जी, चैप्टर का नाम डाल देते हैं, दैट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है बेटा, देखो कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले इस चैप्टर को है ना हिंदी में कंप्यूटर की सुरक्षा ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको पहले भी बताया है, या तो सिक्योरिटी लिखा हुआ आ जाए, या कंप्यूटर सिक्योरिटी लिखा आ जाए, या साइबर सिक्योरिटी भी लिखा हुआ आ जाए, आपको पढ़ना यही होता है, इसी चैप्टर को ही पढ़ना होता है। इसी में सारी बातें हमें क्लियर हो जाती हैं। समझ में आ गई सभी को? तो आज के सेशन, आज की क्लास में ना हेडिंग डालिए, दैट इज टाइप्स ऑफ वायरसेस। टाइप्स ऑफ वायरसेस हिंदी में कहा जाएगा वायरस का प्रकार। वायरस का प्रकार। अब बात ये आती है, सर वायरस के ही प्रकार या टाइप्स होते हैं, या फिर जैसे आपने लास्ट क्लास में समझाया था कि ट्रोजन हॉर्स भी होता है, वॉर्म भी होता है, लॉजिक बॉम्ब भी होता है, ब्लेंडेड थ्रेट भी होता है, तो उनके भी टाइप्स होते हैं? नहीं, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि केवल वायरस के ही जनरली टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो और नाम लिखवाए थे, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब, उनके जनरली टाइप्स हमें देखने को नहीं मिलते और ना ही क्वेश्चन पूछा जाता। वायरस का ही पूछते हैं। और यह भी ध्यान रखिए कि पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स को खराब करने के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं या जो मालवेयर बनाए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा वायरस ही बनाया जाता है। कंप्यूटर वायरस ही बनाए जाते हैं कंप्यूटर को खराब करने के लिए। ट्रोजन, वॉर्म ये स्पेशल केसेस हैं, वरना वायरस ही हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो बेटा वायरस में ना सबसे पहला नाम आता है हमारे सामने, दैट इज, एक वायरस को बोलते हैं बेटा बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस। ठीक है जी। अब इस बूट सेक्टर वायरस को है ना, और अगर दूसरे नाम से बोलना है तो हम इसको सिस्टम वायरस के नाम से भी बोल सकते हैं, सिस्टम वायरस। और अगर तीसरा नाम देना है बेटा इसको, तो इसको MBR वायरस के नाम से भी बोल दिया जाता है। तो ये 3 नाम आप यहां पर दे सकते हैं, बूट सेक्टर वायरस, सिस्टम वायरस, MBR वायरस। अब इसका मीनिंग क्या है समझाता हूं। देखो, आपको याद है जब मैंने आपको कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर पढ़ाया था, और हार्डवेयर वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा रहा था मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। ठीक है, यह है मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हिंदी में चुंबकीय डिस्क के नाम से भी बोला जाता है ना। और मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क के जो एग्जाम्पल होते हैं, उसमें 2 नाम आते हैं हमारे सामने। पहला नाम आता है हार्ड डिस्क और दूसरा आता है फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क जो पहले, मतलब हार्ड डिस्क तो अभी भी हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, हमें देखने को मिलती है, बट जो फ्लॉपी डिस्क थी वो अब यूज करने को नहीं मिलती है ना। वो पहले चला करती थी, जो अब मार्केट से ऑब्सोलीट हो गई हैं, यानी कि गायब हो चुकी हैं। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा ना हमें ये समझ में आ गया कि हमने कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर में मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ा था, है ना। अब मैग्नेटिक डिस्क में मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैग्नेटिक डिस्क ऐसे सर्कुलर रिंग्स में डिवाइडेड होती है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पार्ट्स को क्या कहते हैं? इनको सेक्टर कहा जाता है। इन छोटे छोटे पार्ट्स को सेक्टर के नाम से बोला जाता है। और ये जो पूरी की पूरी रिंग होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे ट्रैक कहते हैं। तो सपोज दैट कि ये वाला जो सेक्टर है, ठीक है, ये सेक्टर नंबर 1 है। दोबारा से लिख देता हूं, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है बेटा सेक्टर नंबर 1। ठीक है, तो इसी सेक्टर नंबर 1 का अपना एक नाम भी होता है, दैट इज MBR। ये बात मैंने आपको लिखवाई भी थी कि सेक्टर नंबर 1, यानी जिसको MBR भी कहा जाता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड बोलते हैं इसको, और केवल सेक्टर नंबर 1 का ही अपना नाम होता है बस। बाकी जितने भी और सेक्टर्स होंगे उनको केवल सेक्टर कहा जाता है, ऐसा कोई नाम नहीं होता किसी का।
ठीक है। और यही वाला जो सेक्टर है यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड वाला सेक्टर, इसी जगह पर, ये जगह का ही नाम तो है, ये वाली जो जगह है सेक्टर नंबर 1 वाली, इसका नाम है। और इसी जगह पर है ना एक प्रोग्राम को डाला जाता है या रखा जाता है जिसे लोडर कहते हैं। आपको याद होगा जब मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था तो लोडर के बारे में भी वहां पर पढ़ाया था, जानकारी दी थी, है ना, जिसको बूट स्ट्रैप लोडर, लोडर ये सब के नाम से जाना जाता है। और इस लोडर का काम क्या था, इस मैग्नेटिक डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम की यानी विंडोज की फाइलों को मुख्य मेमोरी यानी रैम में भेजना, क्योंकि ये मैग्नेटिक डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क से डाटा किस में जाता है, रैम में, मुख्य मेमोरी में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को मैग्नेटिक डिस्क से मुख्य मेमोरी में भेजने का काम कौन करता है, लोडर करता है। तो अब किसी ने ना, अच्छा एक बात और, ये मुख्य काम है, ये मुख्य काम होता है भेजना, क्योंकि जब कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है तभी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल मैग्नेटिक डिस्क से मेन मेमोरी में जानी चाहिए, अगर नहीं पहुंची तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, है ना। तो ये है मुख्य काम। अब किसी ने क्या किया, इसी मुख्य काम को करने से रोकने का काम किया, मतलब इसको रोकने का काम किया किसी ने। कैसे किया, एक वायरस बनाकर। एक व्यक्ति ने क्या किया, अब ऐसे व्यक्तियों के नाम तो नहीं पूछाएंगे और ना ही इतनी आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो पाती कि किसने बनाया होगा, बट किसी ना किसी ने ना एक वायरस बनाया जिसने इसी काम को रोकने का काम किया, इसी चीज को रोकने का काम किया। अब क्या किया उसने, उसने है ना, अच्छा एक बात और, इस काम को करता कौन है, इसको लोडर करता है। लोडर का ही तो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को मैग्नेटिक डिस्क से मेन मेमोरी में भेजना। अब उसने क्या किया, उसने इस लोडर नाम के प्रोग्राम को ही करप्ट करने के लिए एक वायरस बना दिया। अगर लोडर को ही करप्ट कर दिया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें मैग्नेटिक डिस्क से रैम में पहुंचेंगी नहीं, तो काम हो गया हमारा, यही तो पर्पस था। तो किसी ने क्या बनाया, दैट इज बूट सेक्टर वायरस बनाया, या इसको सिस्टम वायरस भी कहते हैं, या इसको एमबीआर वायरस भी कहा जाता है। एमबीआर वायरस कहने का मतलब ही यही है, दैट इज मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस। अब समझ में आया। तो हम यहाँ पर सिंपल सी एक बात दिमाग में रख सकते हैं, या फिर लिख भी सकते हैं कि बूट सेक्टर वायरस या सिस्टम वायरस या एमबीआर वायरस कंप्यूटर के लोडर नाम के प्रोग्राम को खराब करने के लिए बनाया गया एक वायरस होता है। इट करप्ट्स द लोडर प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं। सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा पॉइंट लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। बाकी मैं बता दूं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना, नहीं तो जो मैं आप लोगों को अपनी क्लास पीडीएफ देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से है, तो वहां पर है ना आपको ये सारी डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट एमबीआर वायरस का, जिसको सिस्टम वायरस या बूट सेक्टर वायरस के नाम से भी बोला जाता है। इसको है ना कुछ कुछ ऐसा भी समझ लीजिए, जैसे मान लो किसी गाड़ी को ड्राइव करने वाला ड्राइवर ही बीमार पड़ जाए तो क्या गाड़ी जा सकती है, नहीं, उसको चलाने वाला ही व्यक्ति खराब मतलब बीमार पड़ गया। तो उसी तरीके से समझ लो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को लोड करने वाला प्रोग्राम है लोडर, उसी को ही किसी ने खराब कर दिया है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया है कि लोडर नाम का प्रोग्राम करप्ट हो गया है तो फिर तो हमेशा ही दिक्कत बनी रहेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल मुख्य मेमोरी में जाएंगी नहीं तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन ये है बेटा कि आपको अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करने का मतलब सब कुछ सिरे से डिलीट करना पड़ेगा, और फिर जब दोबारा से कंप्यूटर सेटअप करोगे, जब दोबारा से नई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे तो उसके अंदर जो लोडर नाम का प्रोग्राम होगा वो फिर से नए तरीके से इंस्टॉल होगा, नए तरीके से आएगा, और देन फिर से लोडर वाला प्रोग्राम जो काम करता है वो कर देगा। एक तरीके से समझ लो कि नया लोडर आएगा नई विंडो के साथ, तो पुराना वाला सब कुछ डिलीट हो जाएगा यानी कि फॉर्मेट हो जाएगा। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद है ना एक और वायरस का टाइप होता है बेटा, जिसे रेजिडेंट वायरस के नाम से बोलते हैं। रेजिडेंट वायरस, ये क्या है भाई, देखो रेजिडेंट वायरस को है ना आप दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको मेन मेमोरी वायरस, मेन मेमोरी का वायरस, ये भी कह सकते हैं।
अब आपको ये बात तो पता ही है ना कि मेन मेमोरी किसे कहते हैं, कंप्यूटर की रैम को कहते हैं। तो ये बेसिकली एक स्पेशल टाइप का वायरस है जो मुख्य मेमोरी में जाके बैठ जाता है। समझ पा रहे हैं? रेजिडेंट शब्द का मतलब समझते हैं, घर। जैसे आपसे है ना किसी भी ऑनलाइन फॉर्म में पूछा जाता है ना कि अपना रेजिडेंट एड्रेस दीजिए, अपने घर का एड्रेस बताओ, अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताओ, यानी जो पत्राचार का एड्रेस है वो बताइए। तो दो तरीके के एड्रेस होते हैं ना, रेजिडेंट और कॉरस्पॉन्डेंस, है ना, या कम्युनिकेशन एड्रेस भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली रेजिडेंट का मतलब घर। तो एक वायरस बनाया गया स्पेशली जो हमारे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम में जाके बैठ जाएगा, घर कर जाएगा, और फिर अंदर ही अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि कोई फाइल अगर रैम से सीपीयू के पास जा रही है तो उसे रोक देगा, उसे जाने नहीं देगा, करप्ट कर देगा। तो इस तरीके से रैम के अंदर घर बनाकर बैठ जाने वाले वायरस को हम रेजिडेंट वायरस के नाम से बोल देते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं इट रिसाइड इन द मेन मेमोरी टिल कंप्यूटर ऑन, यानी ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में तब तक बैठा रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है, घर बना के बैठा रहता है उसमें और चीजों को खराब करता रहेगा। ठीक है, इसके बाद है ना एक वायरस का टाइप और हमें देखने को मिलता है, दैट इज डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन, नोट कर लीजिए, डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये क्या चीज है भाई? देखो बेटा, डायरेक्ट एक्शन वायरस का सिंपल सा मतलब है, डायरेक्ट शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी को टारगेट करके खराब करने वाला वायरस। हम यहां पर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि टारगेटेड वायरस। आप चाहें तो दूसरे शब्दों में लिख लीजिए, टारगेटेड वायरस। और जनरली ये टारगेट किसको करता है? ये टारगेट करता है बेटा डॉट ई फाइल्स को, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर है ना एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। ये बात आपको बताई थी एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में जब मैंने आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर के अंदर लिंकर वाला प्रोग्राम पढ़ाया था, तब एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में बताया था आपको, है ना। तो हमारे कंप्यूटर में अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब डॉट ई फाइल ही होते हैं या डॉट ई प्रोग्राम ही होते हैं, जिनको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। ये वैसे ही समझ लो जैसे आपके पास अगर फोन है और उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब डॉट ए के होती हैं, जिसको एंड्रॉयड पैकेज कहते हैं। आपने कभी ना कभी लिखा हुआ देखा ही होगा डॉट ए पी के मतलब एंड्रॉयड पैकेज। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो सब डॉट ए के होते हैं, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो डॉट ई होते हैं, अलग अलग होते हैं सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या करता है, डॉट ई फाइल को ही खराब करता है, टारगेट करके उन्हीं को ही खराब करने के लिए बनाया जाता है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? बस, तो इतना ही लिख सकते हैं कि एक टारगेटेड वायरस जो डॉट ई फाइल को टारगेट करके खराब करने के लिए बनाया गया हो, उसी को डायरेक्ट एक्शन वायरस कहा जाता है। अगला नाम लिखिए बेटा, मल्टी परटाइट वायरस। मल्टी परटाइट वायरस, ये क्या होता है? एक तरीके से आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, मल्टीपल वायरस, है ना, मल्टीपल चीजों को खराब करने वाला वायरस, मल्टीपल चीजों को या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को खराब करने वाला वायरस, ऑब्जेक्ट्स को खराब करने वाला वायरस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे कोई वायरस है और इस वायरस के द्वारा है ना क्या क्या चीजें खराब की जा रही हैं। जैसे ये रेजिडेंट वायरस के तौर पर भी काम कर रहा है ना, यानी कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी को भी खराब कर रहा है, मेन मेमोरी को इफेक्ट कर रहा है, मेन मेमोरी को खराब कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। इंग्लिश में प्रॉपर लिखना है तो ऐसे बोल सकते हैं, इट इफेक्ट द मेन मेमोरी, है ना, इट इफेक्ट्स द मेन मेमोरी। एंड इसके अलावा जैसे मान लो अभी हमने देखा ना डायरेक्ट एक्शन वायरस जो डॉट ई फाइल को भी खराब, जो डॉट ई फाइल को ही खराब करने के लिए बनाया जाता है, तो उसके जैसा भी काम कर रहा है। एंड डॉट ई फाइल्स को भी खराब कर रहा है, खराब कर रहा है।
बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये पॉइंट है ना, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि मल्टीपर्टाइट वायरस अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ आ गया तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा वायरस जो मल्टीपल चीजों को खराब करने के लिए बनाया गया हो। ठीक है, मतलब रेजिडेंट वायरस के तौर के जैसा भी काम कर रहा है, मेन मेमोरी को खराब कर रहा है, और डॉट ई फाइल को खराब करने के लिए जैसे डायरेक्ट एक्शन वायरस होते हैं उनके जैसा भी काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दैट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये क्या होता है भाई? अच्छा एक बात और बेटा, कि इनका कोई हिंदी नाम नहीं होता। कोई अगर ये सोचे सर इनका हिंदी नाम तो लिखो, क्योंकि बेटा इनके अंग्रेजी के ही नाम है, हिंदी में कोई नाम नहीं होता। ठीक है, हिंदी में ज्यादा से ज्यादा लिखूंगा भी तो भी हिंदी में वही लिखना पड़ेगा पॉलीमॉर्फिक, हिंदी में जैसे लिखते हैं। तो ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो पॉलीमॉर्फिक वायरस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वायरस जो अपनी मॉडिफाइड वर्जन को बना ले और आसानी से पकड़ में ना आए। यानी कि एक ऐसा वायरस है जो मॉडिफाइड वर्जन बना लेता है अपना, मॉडिफाइड वर्जन। वर्जन का मतलब क्या होता है? संस्करण है ना, तो मॉडिफाइड वर्जन बना ले ताकि आसानी से पकड़ में ना आए, आसानी से पकड़ में न आए। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात? इस बात को ना आप ऐसे ले लीजिए, आपने ना कोरोना वायरस का नाम तो सुना ही है, आपने फेस भी किया होगा, आपने देखा भी है कोरोना वायरस का टाइम क्या था। तो कोरोना वायरस के केस में ना हमें पता है एक चीज देखने को मिली थी कि जब पहली बार कोरोना वायरस आया था तब ज्यादा मतलब डेथ वगैरह नहीं हुई थी हमारे देश में, है ना। मतलब लोग बीमार पड़ रहे थे, पर लोगों की मृत्यु, डेथ नहीं हुई थी बहुत ज्यादा। बट जब सेकेंड वेव आई थी, जिस समय शायद, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं, तो डेल्टा वायरस शायद ये नाम था उसका, है ना। तो कोरोना वायरस के भी म्यूटेंट बन गए थे, नए नए मॉडिफाइड वर्जन बन गए थे कोरोना वायरस के। अब वो जो मॉडिफाइड वर्जन थे ना वो ज्यादा खतरनाक थे, और इसकी वजह से सेकंड वेव जो आई थी कोरोना वायरस की, उसमें उस वायरस ने लंग्स को ज्यादा इफेक्ट किया था। तभी आपने देखा नहीं था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने लग गई थी, क्योंकि लंग्स की जिनको प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन इतनी थी नहीं उस समय, तो लोग मरना शुरू हो गए थे। तो लंग्स पे इफेक्ट कर रहा था वो वायरस, लंग्स को खराब कर रहा था, है ना। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि एक कंप्यूटर वायरस भी है जो अपना मॉडिफाइड वर्जन बना लेगा, अपना म्यूटेंट बना लेता है, अपनी एक मॉडिफाइड कॉपी बना लेता है, और फिर वो आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है ना, पता नहीं चलेगा कि ये वायरस है या नहीं है। तो ऐसे वायरस को है ना हम यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक वायरस के नाम से बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, एक सिंपल सी बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक वायरस जो अपनी मॉडिफाइड वर्जन को बना ले, अपना म्यूटेंट बना ले, ताकि वो आसानी से पकड़ में ना आए, तो उसी को हम पॉलीमॉर्फिक वायरस कहेंगे। अगला पॉइंट आता है बेटा, ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस, इसका क्या मीनिंग है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, ओवरराइट, है ना। जब जैसे आपने ये चीज तो बचपन में भी सुनी होगी कि अगर मान लो, या बचपन में क्या अभी भी सुनी होगी, कि अगर कोई चीज लिख दी गई है तो उसे काट कर दूसरी जगह है ना सही चीज लिखनी चाहिए, ना कि ओवर राइटिंग करनी चाहिए। सपोज दैट कि अगर मैंने कहीं पर हेलो लिखा है, ठीक है, अब ये हेलो नहीं लिखना था, मेरे को यहाँ पर बाय लिखना था, तो मैं इसे बाय बनाने की कोशिश करूंगा ना, इसको बाय बनाने की कोशिश करूंगा, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे ना कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देता। आप सिंपल सा इसे कट कीजिए और इसी के बराबर में बाय लिख दीजिए, ये ज्यादा सही है ना। तो आप क्या कर रहे थे, पहले ओवर राइट कर रहे थे, यानी कि जो पहले से लिखा हुआ है उसको आप ओवर राइट कर दे रहे हैं ताकि कुछ और ही पता चले, कुछ और ही रिजल्ट आ जाए। तो उसी तरीके से समझ लीजिए कि ओवर राइट वायरस का मतलब यह है कि एक वायरस जो आपके कंप्यूटर में आने के बाद किसी भी प्रोग्राम के कोड को ही ओवर राइट कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे मान लो कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके अंदर कोडिंग लिखी हुई है, तो उस कोड को ओवरराइट कर देगा, मतलब उसकी जगह कुछ और ही कोड लिख देगा, जिससे कुछ नया ही आउटपुट जनरेट होके आ जाए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोग्राम के कोड को ओवरराइट करने वाला वायरस, किसी प्रोग्राम के, कोई भी प्रोग्राम है तो किसी प्रोग्राम के कोड को ओवरराइट करने वाला वायरस, ओवरराइट करने
वाला वायरस क्या कहलाएगा बेटा? इसी को है ना ओवरराइट वायरस के नाम से बोल दिया जाएगा। नोट कर लीजिए। समझ गए ना कि अगर मान लो कोई प्रोग्राम है और उसका कोड लिखा हुआ है, उस कोड की जगह कोई नया ही कोड लिख दे, कुछ नया ही चेंज या बदलाव कर दे, तो उसको ओवरराइट वायरस के नाम से बोल दिया जाता है। चलिए देखो, इनमें ना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना होता, बहुत ज़्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी है। हमें अगर कोई वायरस का नाम दे रखा है तो उसके बारे में एक सिंपल सा ये पता होना चाहिए उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना तो उसमें यही बस इस तरीके की लैंग्वेज लिखी हुई आएगी और आपको ऑप्शन देखकर आंसर टिक करना है कि ये कौन सा वायरस है। ठीक है। इसके बाद एक वायरस और होता है जिसे स्पेस फिलर वायरस कहते हैं, और ज्यादातर वायरस के नाम से ही पता चल जाता है कि वो किस काम के लिए बनाया गया होगा। अब जैसे यहाँ क्या लिखा है, स्पेस फिलर वायरस, इसका मतलब अनावश्यक रूप से यानी कि अननेसेसरी तरीके से कोई आउटपुट या डाटा को भर देना। जैसे ये बात तो आपको पता है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर में रन कराते हैं यानी चलाते हैं तो एक आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है। जैसे मैं कोई प्रोग्राम के अंदर लिखूं 2+2 लिख के दूं और कंप्यूटर को बोलूं कि इस प्रोग्राम का बताओ आउटपुट क्या आएगा, तो कंप्यूटर इसे कैलकुलेट करके आंसर देगा 4 आएगा। 2+2 मतलब 4 आंसर आ जाएगा। अब ये एक बार प्रोग्राम चलेगा और 4 आंसर आ जाएगा स्क्रीन पर, है ना। बट अगर मैं इसी में लूप लगा दूं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था कि लूप नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम किसी प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स रन करा सकते हैं। एक बार प्रोग्राम को चलाने के बाद जितनी बार का लूप लगा होगा वो उतनी बार प्रोग्राम चलता रहेगा, आउटपुट जनरेट करता रहेगा। ठीक है ना, हर बार प्रोग्राम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर लूप में ही घूमता रहेगा, है ना। तो ऐसे समझ लो कि अगर मैं कंप्यूटर को एक प्रोग्राम दे रहा हूँ और उसमें कैलकुलेशन है 2+2, कंप्यूटर को आंसर देना है 4। अब मैंने ये चीज कर दी इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक, अनंत काल तक आउटपुट देता रहे। तो जैसे ही मैं 2+2 का प्रोग्राम कंप्यूटर में रन कराऊंगा और उसमें लूप लगा हुआ है इनफाइनाइट, और जैसे ही एंटर दबाऊंगा तुरंत वो 4 आउटपुट देता ही चला जाएगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कंप्यूटर को बंद ना करना पड़े। जब तक हम कंप्यूटर को बंद नहीं करेंगे तब तक चलता ही रहेगा, 4 आंसर देता जाएगा। तो इस तरीके से अनावश्यक रूप से कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कर दिया जाएगा? भर दिया जा रहा है। जब मेमोरी पूरी भर जाएगी तब उस समय मैसेज आएगा कि अब इसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि आपके कंप्यूटर में मेमोरी नहीं बची है। तो अनावश्यक रूप से कंप्यूटर की मेमोरी को भर देने वाले वायरस को स्पेस फिलर वायरस के नाम से बोल दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं अननेसेसरी, लिख लीजिए अननेसेसरी यानी अनावश्यक रूप से, अननेसेसरी मेमोरी स्पेस को भरने वाला वायरस, मेमोरी स्पेस को भरने वाला वायरस क्या कहलाएगा बेटा? इसी को है ना स्पेस फिलर वायरस के नाम से बोल दिया जाता है। नोट कर लीजिए। क्लियर है? अब देखो बेटा, एक नाम है ना, हम यहां पर वायरस का और भी लिख सकते हैं, एक नाम और भी होता है, दैट इज फाइल इन्फेक्टर, फाइल इन्फेक्टर वायरस, ये भी बोल देते हैं। इसका मतलब भी एक तरीके से वैसे ही है कि किसी पर्टिकुलर फाइल को इन्फेक्ट करने वाला। ये बात तो पता ही है ना कि वायरस के थ्रू हमारे शरीर में, अगर इंसानी वायरस की बात करूं मैं, इंसानी शरीर में आने वाले वायरस की, तो वो वायरस इंसान के शरीर में इन्फेक्शन फैलाते हैं, और इन्फेक्शन फैलने का मतलब होता है कि वायरस का बढ़ना। वैसे है ना, अगर कोई वायरस है जिसको फाइल इन्फेक्टर वायरस कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि किसी भी प्रकार की, किसी पर्टिकुलर फाइल की या किसी भी पर्टिकुलर टाइप की फाइल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस। जैसे डायरेक्ट एक्शन वायरस किस लिए बनाया गया था? .exe फाइल को ही खराब करने के लिए बनाया गया था। बट फाइल इन्फेक्टर हो सकता है किसी विशेष प्रकार की कोई भी फाइल हो जिसको इन्फेक्ट करने के लिए बनाया गया हो। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं फाइल्स को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, फाइल्स को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, करने वाला वायरस। अब ये फाइल कोई भी हो सकती है, जैसे डायरेक्ट एक्शन वायरस में केवल .exe फाइल को ही खराब कर रहा था, ये हो सकता है किसी इमेज फाइल को, किसी ऑडियो फाइल को या किसी वीडियो फाइल को, किसी भी प्रकार की फाइल हो उसको खराब करने वाले वायरस को फाइल इन्फेक्टर वायरस के नाम से बोल दिया जाता है।
ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, इसके बाद है ना एक नाम और आता है वायरस के टाइप में, जिसे बोलते हैं मैक्रो वायरस। एक अगला पॉइंट लिखिए, दैट इज मैक्रो वायरस। ये क्या होता है? देखो, मैक्रो वायरस बेसिकली क्रिएट किए जाते हैं मैक्रो लैंग्वेज में, मैक्रो भाषा में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट क्रिएट्स, नहीं ऐसे लिखिए, इट इज क्रिएटेड इन मैक्रो लैंग्वेज। इट इज क्रिएटेड, एक है ना भाषा होती है, जैसे C++, जावा, पाइथन, ये नाम सुना है आपने, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसी एक मैक्रो लैंग्वेज भी होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज क्रिएटेड इन मैक्रो लैंग्वेज। इट इज क्रिएटेड इन मैक्रो लैंग्वेज, हिंदी में लिखा जाएगा कि यह मैक्रो भाषा में, मैक्रो भाषा में लिखा जाता है या बनाया जाता है, ऐसे लिख लो, लिखा जाता है। क्लियर है? तो ये मैक्रो भाषा में लिखा गया होगा। और दूसरी बात कि मैक्रो से रिलेटेड जो भी चीजें हैं हमारे कंप्यूटर में, उन्हीं को ही करप्ट करने या खराब करने के लिए बनाया गया होगा। अब मुझे है ना, अच्छा कमेंट सेक्शन तो दिख ही नहीं रहा, तो आप बताएंगे कैसे? चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। अब हमने अब तक है ना जितना भी पढ़ा है, उसमें कहीं पर मैक्रो या मैक्रोज शब्द पढ़ा था अब तक के कार्यकाल में? अब तक की जो हमारी जर्नी रही है, इसमें अब तक मैक्रो, मैक्रोज ऐसा कहीं शब्द सुना या पढ़ा था हमने? हाँ, MS ऑफिस के अंदर। याद है आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जब मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने मैक्रोज लिखवाया था। मैक्रोज नाम का टूल आपको कहाँ मिलता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी के भी मेन्यू बार में जो व्यू वाला मेन्यू था, सेकंड लास्ट, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सबसे लास्ट में हेल्प वाला मेन्यू या टैब होता है, उससे जस्ट पहले यानी सेकंड लास्ट होता है व्यू, और व्यू के अंदर लास्ट में मैंने आपको मैक्रोज लिखवाया था। याद है? तो जो मैक्रोज बनाते हैं ना, जो मैक्रो की रिकॉर्डिंग हो रही होती है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, उसमें मैक्रो लैंग्वेज के प्रोग्राम यूज हो रहे होते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ लो कि मैक्रो भाषा का इस्तेमाल करके ही एक प्रोग्राम बनाया गया होगा, और उस प्रोग्राम की वजह से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में वो मैक्रो वाली रिकॉर्डिंग हो रही होती है। यानी कि हमारे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो मैक्रोज नाम का टूल दे रखा है, वो मैक्रो भाषा से ही संबंधित है। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसका नाम है मैक्रोज, ये नाम रखा गया है। तो एक स्पेशल वायरस बनाया गया जो मैक्रोज लैंग्वेज या मैक्रो से क्रिएट होने वाली चीजों को ही खराब करने के लिए बनाया गया हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? मैक्रो वायरस। तो पहला पॉइंट तो ये आएगा कि इट इज क्रिएटेड इन मैक्रो लैंग्वेज, यानी ये भी मैक्रो भाषा में ही बनता है। और दूसरा पॉइंट है ना, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं बेटा कि ये मैक्रो, लिख लीजिए, मैक्रो से रिलेटेड, ठीक है, या मैक्रो लैंग्वेज से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को ही खराब करने के लिए बनाया जाता है। बस ये पॉइंट और लिख लो, मैक्रो लैंग्वेज से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को खराब करने के लिए, खराब करने के लिए बनाया जाता है। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में जो मैक्रोज होता है वो इसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, मैक्रोज की जो रिकॉर्डिंग करता है ना, वो इसी से रिलेटेड होती है। समझ में आ गई बात? चलिए अब एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, दैट इज रूट किट वायरस। ये एक लास्ट और टाइप है वायरस का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दैट इज रूट किट वायरस। अब देखो, रूट किट वायरस का मतलब क्या है? इसे बेसिकली एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज रिमोट वायरस, ये भी बोल देते हैं इसको। इसको बोल देते हैं रिमोट वायरस या रिमोट लॉगिन वायरस, ये भी बोल दिया जाता है। और शायद अब आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर रिमोट शब्द आ गया। रिमोट का मतलब क्या है? दूर, दूरी। आपको याद है जब हमने नेटवर्किंग वाला चैप्टर पढ़ा था, तो नेटवर्किंग वाले चैप्टर में अभी मैंने आपको रिमोट लॉगिन के लिए एक प्रोटोकॉल का नाम लिखवाया था, दैट इज टेलनेट, जिसको टेली टाइप या टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क कहा जाता है। तो उसका मीनिंग याद है ना? जैसे आपका कोई दोस्त अमेरिका में है और उसके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो जाए, और उसका फ़ोन आया कि भाई मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, इसको ठीक कर दोगे, तो आपको अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में रहते हुए ही अमेरिका में बैठे हुए दोस्त के कंप्यूटर को
ठीक कर सकता है, उसका पूरा का पूरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर पे दिखाई देगा। तो इस काम को करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स काम करती हैं वो रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल कहलाती हैं, जिनमें एग्जांपल है टेलनेट का। और इसमें विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टीम व्यूअर या एमी एडमिन जैसे सॉफ्टवेयर, जो दोनों कंप्यूटर में होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बस इसी चीज को समझ लीजिए कि इसी चीज में कोई वायरस आ जाए बस। जैसे मान लो कोई दोस्त आपका अमेरिका में बैठा हुआ है और वो अमेरिका से ही बैठकर इंटरनेट के थ्रू है ना आपके कंप्यूटर में कोई वायरस भेज दे। ठीक है, आपके कंप्यूटर को कनेक्ट कर ले और वायरस भेज दे, और फाइनली वो जिस काम के लिए बनाया गया होगा वो चीज कर दे वायरस। भाई वायरस का भी तो अपना एक पर्पज है ना, कि वो पर्टिकुलर इसी चीज को खराब करने के लिए बनाया गया है। तो बस दूर बैठकर किसी ने आपके कंप्यूटर में वायरस डाला और वो पर्टिकुलर चीज को खराब करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वायरस को रिमोट लॉगिन वायरस कह दिया जाता है। इसमें जनरली है ना, जो जिसने ये वायरस भेजा है वो उस समय इंटरेक्टिव वे में होता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं अभी कंप्यूटर पे ही बैठा हुआ हूँ और मैं अपने कंप्यूटर से ना आपके कंप्यूटर में वायरस भेज रहा हूँ, तो मैं उस समय लाइव हूँ और मैं कंप्यूटर में वायरस भेज के जो भी काम करना चाहता हूँ, जो भी खराब करना चाहता हूँ कर दूंगा। ऐसे समझ लो, इसलिए इसको रूट लॉगिन या रूट किट वायरस या रिमोट लॉगिन वायरस के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो सिंपल सही है कि दूर बैठकर किसी वायरस के थ्रू या किसी वायरस का उपयोग करके किसी कंप्यूटर को खराब करने का उद्देश्य रूट किट वायरस या रिमोट लॉगिन वायरस के द्वारा किया जाता है। ये उद्देश्य पूरा किया जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो फाइनली है ना, वायरस के जितने भी टाइप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। जनरली यही टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया दैट इज एमबीआर वायरस। वो क्या काम करता है? एमबीआर वायरस बूट सेक्टर जो होता है या मास्टर बूट रिकॉर्ड वाली जगह पर जो लोडर नाम का प्रोग्राम है उसे करप्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। रेजिडेंट वायरस रैम के अंदर बैठ जाता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा और रैम को खराब करने का काम करता है ना। डायरेक्ट एक्शन वायरस डॉट ई फाइल को खराब करने के लिए बनाया जाता है। मल्टीपर्टाइट वायरस एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को खराब करने के लिए बनाया जाता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस अपना मॉडिफाइड वर्जन क्रिएट कर लेता है ताकि आसानी से वो पकड़ में ना आए, है ना। इसके बाद ओवरराइट वायरस किसी प्रोग्राम के कोड को ही ओवरराइट कर देना वाला वायरस, जिससे आउटपुट अलग प्रोड्यूस होके आए। स्पेस फिलर वायरस अनावश्यक रूप से मेमोरी स्पेस को भर देने वाला वायरस। फाइल इन्फेक्टर किसी पर्टिकुलर फाइल को खराब करने वाला वायरस, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको लिखा मैक्रो वायरस, जो मैक्रो से रिलेटेड या मैक्रो लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी चीज़ें बनती हैं उनको खराब करने वाला वायरस। और रिमोट वायरस दूर से किसी वायरस के थ्रू कंप्यूटर को खराब करने वाले वायरस को हम रिमोट लॉगिन वायरस या रूटकिट वायरस के नाम से बोल देते हैं। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये वायरस के टाइप्स थे जो मैंने आपको समझाए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, दैट इज एक्टिविटीज। एक्टिविटीज हिंदी में इनको कहा जाता है क्रियाएं। क्या मतलब है इसका, समझाता हूं। जैसे सपोज दैट कि आपके घर में कोई सामान रखा हुआ था, ठीक, और आप है ना घर से बाहर चले गए कुछ देर के लिए। आपने घर का लॉक वॉक सब लगा रखा था, बट कुछ देर के लिए जैसे ही आप बाहर गए तो अचानक से है ना कोई व्यक्ति आपके घर में कूदता है, यानी कि जंप करके कहीं से कूद फाद करके आ गया और उस सामान को उठाकर ले गया। आप जब घर में आए, आपने ताला खोला और आपने देखा वो सामान तो है ही नहीं, तो आप क्या बोलते हैं? हमारे घर में क्या हो गई है? चोरी हो गई है। यानी कि बिना परमिशन के किसी भी सामान को ले जाना, है ना, ये क्या कहलाता है? चोरी होना कहा जाता है। तो उसी तरीके से है ना कई सारी एक्टिविटीज होती हैं इस पूरे इंटरनेट कंप्यूटर के फील्ड में, जिनको हमने नाम दे दिया है। जैसे हमारी इंफॉर्मेशन यानी हमारी सूचना को कोई फ्रॉड तरीके से एक्वायर कर ले, है ना, कोई हमसे हमारी इंफॉर्मेशन पूछता जा रहा है, हम बताते जा रहे हैं, और ये फ्रॉड तरीके से कोई पूछ रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे? सपोज दैट कि हमसे ना कोई कॉल करके, हमारे पास कोई कॉल आई और हमसे हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछ रहा है कि बताओ जी, ये बताओ, ये बताओ, बताओ, और हम बताते भी जा रहे हैं, तो इस तरीके के फ्रॉड को क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ना ये एक्टिविटीज के नाम रखे गए हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है बेटा फिशिंग। देखो
सबसे पहला नाम आएगा फिशिंग, PHISHING। इसको हिंदी में भी है ना फिशिंग के नाम से ही बोला जाएगा, तो आप समझ ही गए होंगे कि इनका कोई हिंदी अनुवाद तो होता नहीं है, जो अंग्रेजी में नाम है वही हिंदी में लिखे जाते हैं, ठीक है। बट आप इस फिशिंग को है ना एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज फिशिंग ट्रैप, ये भी बोल सकते हैं, फिशिंग ट्रैप, ठीक है जी। अब पहली बात ये आती है कि फिशिंग या फिशिंग ट्रैप, क्या ये वही फिशिंग है जो मछली पालन वाला होता है, यानी मछली पकड़ते हैं ना, वही वाली फिशिंग है? नहीं, उसमें फिशिंग की स्पेलिंग एफ से शुरू होती है, ये पी से शुरू होती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फ्रॉड्यूलेंटली, एक शब्द होता है फ्रॉड्यूलेंटली, जिसका मतलब फ्रॉड तरीके से, धोखाधड़ी से। तो फ्रॉड्यूलेंटली अवर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय समवन, दैट इज नोन एज फिशिंग अटैक या फिशिंग ट्रैप। हिंदी में कहा जाएगा कि किसी धोखाधड़ी से हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारी संवेदनशील सूचना को किसी के द्वारा प्राप्त कर लिया जाए, तो उसी को फिशिंग अटैक या फिशिंग ट्रैप कहा जाता है। अब ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे आपका ओटीपी नंबर, जैसे आपने देखा ही होगा, जब अगर आपके पास किसी भी ट्रांजेक्शन वगैरह को करते समय ओटीपी आता है तो उसमें लिखा भी आता है कि डू नॉट शेयर, आप इसे किसी के साथ शेयर मत करना, साझा मत करना, दिखाना मत इसको, वरना फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, है ना। तो ओटीपी नंबर हो गया, कोई पिन नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल वगैरह हो गई, तो ये सारी चीजें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहोगे, और इन्हीं डिटेल को है ना कोई फ्रॉड तरीके से आपके डिटेल को प्राप्त कर ले, तो उसी को फिशिंग अटैक या फिशिंग ट्रैप कहा जाता है। अब इसका एक रियल एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। और जनरली पता है क्या होता है, इस फिशिंग ट्रैप में ना ज्यादातर लोग फेक ईमेल्स या फेक वेबसाइट बनाकर करते हैं ये। मतलब आपके पास कोई फेक ईमेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि यू आर द लकी विनर ऑफ अवर कॉन्टेस्ट, और इफ यू सेंड द डिटेल ऑफ योर अकाउंट नंबर देन गेट द मनी एज सुन एज पॉसिबल। सिंपल सा मतलब है कि अगर आप हिंदी में बोलेंगे कि आप हमारी प्रतियोगिता में विजयी साबित हुए हैं, अगर आप जो आप जीते हुए पैसे हैं उनको लेना चाहते हैं तो अपने अकाउंट डिटेल वगैरह शेयर करो हमसे, जो हम पूछ रहे हैं बताते जाओ, और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, आपके अकाउंट में जो भी पैसे होंगे उसको प्राप्त कर लिया जाएगा, उसको निकाल लेंगे वो लोग, है ना। तो ये फेक ईमेल के थ्रू हुआ। एक फेक वेबसाइट बनाकर भी हो सकता है ये। जैसे एक रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, काफी साल पहले की बात है, आपने एक्सिस बैंक का नाम तो सुना ही होगा। तो एक्सिस बैंक की एक फेक वेबसाइट बना दी थी किसी ने। अब जनरली क्या होता है, हम नेट बैंकिंग जब करते हैं तो उसमें हमें अपने आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, तब जाके नेट बैंकिंग खुलती है हमारी, ठीक है। तो एक्सिस बैंक की किसी ने फेक वेबसाइट बना दी। अब कुछ लोग है ना फेक वेबसाइट से जुड़ गए, क्योंकि देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गूगल पे डाल देते हैं जो भी उन्हें खुलना होता है, जबकि डायरेक्ट वेबसाइट एड्रेस भी डाला जा सकता है। सपोज दैट कि एक्सिस बैंक का जो यूआरएल है यानी वेबसाइट एड्रेस वो ये है www.axisbank.co.in, ये है। ये नहीं डालेगा कोई, सीधे गूगल खोलेगा, गूगल पे लिखेगा एक्सिस बैंक और एंटर कर देगा। अब एक्सिस बैंक के जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो फ्रॉड हो चाहे सही हो, वो सब आ जाते हैं। अब तो खैर गूगल ने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है कि ये सब फ्रॉड चीज़ें नहीं होने अब दिखती। गूगल प्ले स्टोर जिससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में, उसमें भी सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है कि जितने भी फेक एप्लीकेशन थी वो सब हटा रहा है गूगल एक एक करके। तो गूगल भी है ना सिक्योरिटी का काम करता है, बट उस पुराने समय की बात बता रहा हूँ, तब उस समय इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, तो किसी ने फेक वेबसाइट बना ली। अब अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश कोई व्यक्ति फेक वेबसाइट से ही कनेक्ट हो गया। अब वहां पर सेम बिल्कुल एक्सिस बैंक जैसी वेबसाइट खुल के आ रही है। अब किसी ने है ना अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया और एंटर कर दिया। अब ये आईडी पासवर्ड है ना, जिसने ये वेबसाइट बनाई है उसके सर्वर कंप्यूटर पे पहुंच गया है। अब आप लॉग इन बटन वाले पे क्लिक कर रहे हो तो या तो लॉग इन हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा क्योंकि वो फेक वेबसाइट है, या फिर है ना एक एरर आ जाती है वेब पेज नॉट अवेलेबल, यानी कि आप इस लिंक पे जिस पे क्लिक कर रहे हो इसके आगे का वेब पेज वेबसाइट में जोड़ा नहीं गया है। पर अगर ये जेन्युइन वेबसाइट होती तो मेरा तुरंत आगे का पेज खुलता, जबकि खुल नहीं रहा, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो जो आईडी पासवर्ड आपने डालकर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक किया था ना, तो आईडी पासवर्ड पहुंच गया उस व्यक्ति के पास जिसने ये फेक वेबसाइट बनाई है। अब वो फटाफट क्या करेगा, एक्सिस बैंक की फटाफट जेन्युइन वेबसाइट को खोलेगा, उसमें आईडी पासवर्ड डालेगा और लॉगिन करके पैसा ट्रांसफर कर देगा तुरंत ही।
समझ में आई बात या नहीं? और इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो फेक ईमेल और फेक वेबसाइट के थ्रू जनरली आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश की जाए तो उसे हम फिशिंग ट्रैप या फिशिंग अटैक या केवल फिशिंग के नाम से बोल देते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, एक दो पॉइंट छोटे छोटे लिख सकते हैं बस, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लिखना चाहें तो। नहीं तो आपको पता ही है, पीडीएफ फाइल में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इसके बाद है ना अगला पॉइंट आता है, दैट इज विशिंग। अब जैसे विशिंग है तो इसको भी हिंदी में क्या लिखेंगे? विशिंग ही लिखेंगे, कोई हिंदी नाम नहीं है इसका। ये क्या है? देखो विशिंग अटैक में क्या है, सेम फिशिंग वाली डेफिनेशन या परिभाषा लिखी जाएगी पूरी की पूरी। यानी कि हम कह सकते हैं फ्रॉड्यूलेंटली अवर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्वायर बाय समवन, यानी कि धोखाधड़ी से हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो उसे विशिंग ही कहा जाएगा। तो फिर फिशिंग और विशिंग में अंतर क्या है? बस एक केवल एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, वाया फोन कॉल ओनली। वाया फोन कॉल ओनली, यानी सिंपल सा मतलब है कि ये वाला फ्रॉड केवल फोन कॉल से हो रहा है, तभी विशिंग नाम दिया जाएगा। जैसे कई बार है ना फोन कॉल आएगा, हाँ जी हम एसबीआई से, या फिर है ना हम पंजाब नेशनल बैंक से बोल रहे हैं और आपका एटीएम कार्ड वगैरह अपडेट होना है और 31 दिसंबर से पहले, क्योंकि ये साल खत्म होने जा रहा है तो जल्दी से अपडेट करा लीजिए, आपके घर पर बाई पोस्ट आपका एटीएम कार्ड नया वाला पहुंच जाएगा। आपने कहा हाँ जी ठीक है ठीक है, क्या करना है? सर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा है ना क्वालिटी चेक के लिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बाद आपके घर बाई पोस्ट आपका नया एटीएम कार्ड पहुंच जाएगा। ठीक है जी, क्या क्या पूछना है? सर फटाफट बताइए, अपने अकाउंट नंबर की डिटेल्स दे दीजिए, नाम बताइए, अपना एड्रेस कंफर्म कीजिए, अपने पिताजी का नाम बताइए, माताजी का नाम बताइए, अपना ईमेल आईडी बताइए। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास है ना सर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर पर एक लिंक आया होगा, उस पर क्लिक कर देना और फाइनली ओके कर देना और ये ऐसे कर देना। तो यानी कि कोई कॉल पर ही है ना सारी डिटेल मांग रहा है, वेरीफाई कर रहा है, और हो सकता है कॉल पे ही कोई बोले कि आपके लिंक भेज दिया मैंने, उस पर क्लिक कर दो, ऐसा आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉल ही कॉल पे आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है तो उसको है ना विशिंग नाम दिया जाता है। नोट कर लीजिए इसको, इतना ही नोट कर लो बस। यानी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी के द्वारा निकालने की कोशिश की जा रही है, बट वाया फोन कॉल ओनली। ठीक है। अब आता है अगला नाम स्मिशिंग, SMISHING। इसको भी हिंदी में स्मिशिंग ही कहा जाएगा, बट यहां पर है ना देखो SMS, यानी कि 3 लेटर हमें कैपिटल लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। देखो अगर आपको आज की डेट में किसी को मैसेज करना है तो कैसे करते हो? तो आंसर है इसका व्हाट्सएप के थ्रू। सभी लोग आज की डेट में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं मैसेज वगैरह भेजने के लिए, किसी को बात करने के लिए, है ना, किसी से बात करने के लिए। बट है ना आपको पूरे दिन में पर डे है ना 100 SMS भी तो मिलते हैं। जैसे अगर आप किसी को टेक्स्ट मैसेज भी जैसे कहा जाता है या SMS कह दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं, पर इसकी लिमिट है, अब 100 SMS कर सकते हो बस। पहले तो अनलिमिटेड हुआ करते, जितने चाहो उतने SMS करो, बट अब लिमिट बना दी सरकार ने। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं। अब इसी में ही है ना आप नोटिस करते होंगे कई बार हमारे पास फ्रॉड लिंक्स आते हैं। हम अपने SMS वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां देखते हैं कई सारे लिंक दे रखे हो, कई सारे SMS के अंदर लिंक आ रहे होते हैं। अब हम, और वहाँ एक अट्रैक्टिव मैसेज भी बना के भेजा होगा कि आपको ये लोन ऑफर चाहिए और इतना आपको अप्रूव किया गया, तो इस लिंक पे क्लिक करो। तो आप क्लिक करते हो, फिर आगे जो भी डिटेल वगैरह भर दोगे, फिर पता चला आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो अगर कोई SMS आया है, SMS में कोई लिंक है जिसकी वजह से अगर आपके साथ कोई फ्रॉड किया जा रहा है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड किया जा रहा है तो उसी को स्मिशिंग के नाम से बोल दिया जाता है। आगे देखो, इसके बाद है ना एक और टर्म आती है बेटा, फार्मिंग, PHARMING, फार्मिंग। ये क्या होता है जी? देखो फार्मिंग का सिंपल सा, ये वो वाला फार्मिंग नहीं है किसानी वाला, वो भी एफ से शुरू होता है ना, ये है फार्मिंग, P से शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली फार्मिंग अटैक में, कि आपको है ना जानबूझकर कोई ऐसा लिंक वगैरह दिया जाएगा जिसमें क्लिक करते ही आप किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाओ, जो खोलना चाहते हैं वो नहीं खुलेगा। आजकल तो ये चीज़ बहुत कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा होती थी कि जब है ना, मैं अदरवाइज मत लेना मेरी बात को, मैं एक एग्जांपल सेट करने की वजह से ये बात बता रहा हूँ, कोई अदरवाइज मत लेना मेरी बात को।
पहले क्या होता था, पॉर्न कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल होता था इंटरनेट पर, है ना, जो एडल्ट वेबसाइट्स होती हैं, पॉर्न वेबसाइट्स, तो वो इजीली अवेलेबल था। बट अब ये चीज़ बहुत रोकथाम हो गई है, आसानी से आप इन चीज़ों को खोज नहीं सकते हैं, ना देख पाओगे। पहले आसानी से आप कुछ भी लिखो, बस गूगल पे तुरंत पॉर्न वेबसाइट खुलना शुरू हो जाती थी। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जैसे कोई वेबसाइट है उस पर लिंक दिया हुआ है, अब इसी बीच में वो क्या करते थे कि फार्मिंग अटैक करते थे। मतलब किसी लिंक पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो उस लिंक के अंदर भी एक लिंक होता था, जिसको जो आपको दिख नहीं रहा है, बस क्लिक करने से ही एक पॉर्न वेबसाइट का लिंक खुलना शुरू हो जाता था। धड़ाधड़ है ना, पॉर्न वेबसाइट के पेजेस खुलना शुरू हो जाते थे। फिर आप बंद करते थे उनको जल्दी जल्दी कि कोई देख ना ले, फिर अपनी वेबसाइट का जो लिंक है उस पर क्लिक करते थे, फिर शायद वो जेन्युइन वेबसाइट खुल जाती थी। तो इस ये चीज पहले बहुत होती थी, अब नहीं होती इतनी, है ना। तो सिंपल सा मतलब है कि विदाउट योर नॉलेज, है ना, विदाउट योर नॉलेज या कंसेंट भी कह सकते हैं, यू विल बी डाइवर्ट टू द अनदर वेबसाइट और वेब पेज। दिस अटैक इज नोन एज फार्मिंग अटैक। यानी आपके नॉलेज के बिना आपको किसी दूसरी वेबसाइट या वेब पेज पर अगर भेज दिया जाए तो उसे फार्मिंग अटैक के नाम से बोला जाता है। मतलब आप जाना नहीं चाहते हो, फिर भी है ना आपको भेज रहे हैं। आप एडल्ट वेबसाइट को देखना नहीं चाहते हो, आप तो जेन्युइन लिंक पर क्लिक करना चाहते थे, उसी पे क्लिक किया है, खुल कुछ और गया। तो इसको फार्मिंग अटैक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है ना एक और अटैक आता है जिसको क्लिक जैकिंग कहा जाता है। एक शब्द है क्लिक जैकिंग। ये क्या है? देखो, क्लिक जैकिंग का सिंपल सा मतलब आप ऐसे ऐसे समझिए, जैसे मान लो कोई वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं, ये कोई वेबसाइट है, ठीक है बेटा। अब इस वेबसाइट पर है ना, मान लो ये कोई फोटो वोटो बनी हुई है, अब इसको आप बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो इसके नीचे है ना जेन्युइन लिंक दे रखा है। यानी कि इसको अगर आप बड़ा करके देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कर दो, बड़ा होके आ जाएगा। बट इसी के है ना बिल्कुल नजदीक यहाँ पर कोई लिंक बना देंगे, या इसी के नीचे है ना कोई बटन टाइप का बना देंगे, ताकि गलती से है ना आप अपने लिंक की जगह इस पे क्लिक कर जाओ। समझ रहे नहीं? मतलब आपके जो मेन लिंक है उसी के नजदीक इतने पास में कोई लिंक बना दिया जाएगा कि आप ये सोचो अरे ये वाला लिंक है शायद, उस पर क्लिक कर दो, और जो उस लिंक से खुलना चाहिए वो खुल जाएगा, आप जो खुलना चाह रहे हैं वो नहीं खुल रहा है। तो ऐसे अटैक को है ना क्लिक जैकिंग के नाम से बोल दिया जाता है। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे मेन लिंक के नजदीक कोई लिंक या बटन बना दें ताकि हम कंफ्यूज होकर उस पर क्लिक कर दें और उससे कुछ नई चीज खुल जाए, तो ऐसे अटैक को क्लिक जैकिंग के नाम से बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? ये कोई एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन का भी लिंक हो सकता है। जैसे मान लो आप तो है ना कोई पढ़ाई से रिलेटेड बात देखना चाह रहे थे, अब एक लिंक बना दिया गया है जिससे ना आप अमेजोन से शूज वगैरह खरीदना चाहते हैं, उसका लिंक है ये। और ऐसा हो भी सकता है कि आप है ना कुछ दिनों से शूज वगैरह सर्च भी कर रहे हो कि मेरे को जूते खरीदने हैं। अब आप करना तो इस वाले लिंक पे क्लिक करना चाहते थे, गलती से इस पे हो गया या ये बटन दब गया आपसे, अब अचानक से अमेजोन की वेबसाइट खुल जाएगी जिस पे जूतों की डिटेल दिखा रहा होगा, और हो सकता है आपका मन भी कर जाए कि लाओ जरा यार ये तो सही जूते मिल रहे हैं यहाँ पर, इनको खरीद ही लेता हूँ, है ना। तो इस तरीके के अटैक्स होते हैं वेबसाइट्स पर। तो आपके मुख्य लिंक के पास एक दूसरा लिंक बना दिया जाना ताकि उस पर आप गलती से क्लिक कर जाएं और वो चीज खुल जाए, तो उसे क्लिक जैकिंग के नाम से बोल दिया जाता है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। अब इसके बाद अगला एक और पॉइंट आता है, यहाँ पर एक एक्टिविटी और आती है जिसका नाम है बेटा स्निफिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, SNIFFING, स्निफिंग। ये क्या होता है? आपने कभी है ना स्निफ शब्द को सुना है? इंग्लिश वोकैबुलरी में सुना ही होगा या देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, जिसको सूंघना कहते हैं, है ना। सूंघना, जैसे कोई भी चीज़ है और हम सूंघ कर पता लगा लें कि हाँ ये चीज़, जैसे खाने की अगर हम बात करें तो जब खाना बन रहा होता है हमारे घर में तो कई बार हम सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि कौन सी सब्जी या कौन सा खाना बन रहा है, पता चल जाता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो, सपोज दैट कोई नेटवर्क है और उस नेटवर्क में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे पता लगा लेना, उसको पता कर लेना कि इस नेटवर्क में क्या एक्टिविटी चल रही है। तो ऐसे अटैक को स्निफिंग अटैक कहा जाता है, या फिर ऐसे अटैक को एक नाम और भी दिया जाता है, पैकेट स्निफर, ये भी बोल देते हैं, पैकेट स्निफर। इस अटैक में कोई भी नुकसान पहुंचता है किसी को? नहीं।
केवल पता लगा लेते हैं कि चल क्या रहा है। ये उसी तरीके से समझ लो जैसे आपके है ना पड़ोस में एक घर था और उस घर में ऊपर लेंटर नहीं है, मतलब उसकी छत नहीं है, बाउंड्री है, वो बीच में बड़ा सा आंगन है, ऐसे समझ लो। तो आप है ना अक्सर अपने छत की बाउंड्री से ऐसे खड़े होकर नीचे ताका झांकी करते रहते हो कि उस घर में चल क्या रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से आप कोई नीचे पत्थर फेंक रहे हो नहीं, आप कोई वहां से चीज को चुरा रहे हो नहीं, कुछ नहीं कर रहे आप बस ऐसे ऊपर से ताका झांकी करते रहते हो कि ये बगल वाले घर में चल क्या रहा है। तो इसका मतलब आप उन बात यहाँ सूंघने का मतलब निकाला गया ऐसे है। ऐसा नहीं कि सूंघ ही रहे हो कि क्या चल रहा है उनके घर में, क्या बन रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप दूसरे घर में बस ये पता कर रहे हो कि वहां हो क्या रहा है। दैट इज स्निफिंग अटैक। तो नेटवर्क के फील्ड में ना अगर आप किसी नेटवर्क की जानकारी प्राप्त कर लें कि वो नेटवर्क चल क्या उस नेटवर्क में चल क्या रहा है, तो बिना नुकसान पहुंचाए, तो ऐसे अटैक को स्निफिंग अटैक के नाम से बोल दिया जाता है। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? इज दैट क्लियर? चलो, अब एक और अटैक आता है, इसका नाम क्या है? दैट इज स्पूफिंग। अगला पॉइंट लिखिए, SPOOFING, स्पूफिंग। वैसे इससे मिलता जुलता एक शब्द मैंने आपको और भी बताया था, याद है? जब मैंने आपको प्रिंटर पढ़ाया था तब स्पूलिंग पढ़ाया था, याद है? तो यहां पर एफ की जगह अगर एल कर दिया जाए तो वो स्पूलिंग हो जाएगा, जो कि प्रिंटर का एक प्रोसेस है। और ये लिखा हुआ है स्पूफिंग। अब इसका मीनिंग क्या है समझाता हूं। देखो, पहले से एक एग्जांपल से समझिए। जैसे आपने आज है ना 1,000 रुपए खर्च करके एक वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन लगवाया। आपके घर में 5 मोबाइल फोन है और उन पांचों में ही इंटरनेट चलना है, तो पांचों ने कनेक्ट कर लिया। आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड भी सेट कर रखा है। अब आपके पड़ोस में एक बंदा है जो बहुत आईटी वाईटी का काम कर लेता है, उसको नॉलेज बहुत है इन चीज़ों की, हैकिंग वैकिंग भी कर लेता है, और उसे उसे पता चला कि पड़ोस में हमारे वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन लग गया है। अब उसने क्या किया, इंटरनेट हैकिंग वैकिंग का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर का यूज़ करते हुए आपके वाईफाई को हैक कर लिया और उस वाईफाई को अपना मतलब उसमें कनेक्ट हो गया वो। ठीक है, अब जो इंटरनेट कनेक्शन आपने लगवाया है अपने घर के लिए, जिसका हर महीने 1,000 रुपये आपको बिल चुकाना है, वो इंटरनेट कनेक्शन का पासवर्ड हैक करके कोई अगला बंदा, जिसको कोई मतलब नहीं है इस आपके वाईफाई से, वो भी उसे यूज कर रहा है और ना वो पैसे देगा। तो इस तरीके के अटैक जो किए जाते हैं जिसमें अनऑथराइज तरीके से, है ना, मतलब अनऑथराइज को आप कह सकते हैं यहाँ पर अनाधिकृत, एक हिंदी में शब्द होता है अनऑथराइज के लिए, अनाधिकृत, यानी आपको अधिकार नहीं है फिर भी आप घुस रहे हो वहां पर। तो अनऑथराइज तरीके से घुस जाना और वहां पर ऐसे शो करना कि मैं इसी का ही पार्ट हूं। यानी अगर आपके किसी वाईफाई का कोई पासवर्ड हैक करके आपका वाईफाई यूज कर रहा है, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि वो भी इसी वाईफाई का पार्ट है। तो ऐसे अटैक को स्पूफिंग अटैक कहा जाता है। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल बताया, वरना ये बड़े लेवल पर नेटवर्किंग में होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि इन अ नेटवर्क, यानी किसी नेटवर्क के अंदर, बाय यूजिंग फॉल्स डेटा, यानी कि किसी गलत डाटा का इस्तेमाल करके किसी प्रोग्राम या किसी व्यक्ति के द्वारा नेटवर्क में एंटर करना। एंटर को है ना यहाँ पर एक नाम दिया जाता है मास्कुरेडिंग। मास्कुरेडिंग का मतलब होता है इलीगल एंट्री, बिना परमिशन के कहीं घुस जाना। ठीक है, तो बाय यूजिंग फॉल्स डेटा समवन प्रोग्राम और पर्सन मास्कुरेडिंग, यानी कि वो इलीगल एंट्री करता है, एंड दैट विल शो ऑफ के इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क, यानी कि वो उसी नेटवर्क का पार्ट है। तो ये डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लो। किसी नेटवर्क में बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के एंटर कर जाना और खुद को वहां पर ऐसे दिखाना कि वो उसी नेटवर्क का पार्ट है, तो इसे स्पूफिंग अटैक के नाम से बोल दिया जाता है। बताओ जी, बात समझ में आ गई? ठीक है ना। जिसका एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लिखना चाहें तो वाईफाई का पासवर्ड हैक करना, ये आप लिख सकते हो। चलिए, अगला पॉइंट आता है, एक शब्द आता है दैट इज सोशल इंजीनियरिंग। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, सोशल इंजीनियरिंग शब्द का मीनिंग ये है कि इसमें आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब आपका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, ये साइकोलॉजी है आपकी, उसको इफेक्ट किया जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। यानी आपका मनोविज्ञान उसको प्रभावित किया जाएगा।
हर व्यक्ति का अपना एक इंटेलिजेंस होता है, हाँ, और वो अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से ही काम करता है। बट उस इंटेलिजेंस को कोई मैनिपुलेट करना शुरू कर दे, हम बताएंगे तुम्हें क्या काम करना है, तुम नहीं सोचोगे, तुम्हारे सोचने और शक्ति की सोचने और समझने की शक्ति क्षीण कर दी जाएगी, यानी खत्म कर दी जा रही है। अब हम बताएंगे तुम्हें क्या काम करना है, और वो व्यक्ति कह रहा है हाँ जी हाँ, तुम जैसा बताओगे वैसे ही करूंगा। तो इसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, और ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू ही किया जा रहा है आज की डेट में, इसलिए इसका नाम सोशल यहाँ पर लिखा गया है। आप देख ही रहे हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, तो इन जैसी, या फेसबुक हो गया, इन जैसे सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से आजकल लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट किया जाता है। आप अगर किसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो विपरीत धर्म अगर कोई है, उसकी अगर कोई खराब बात है, वो आपको भर भर के दिखाई जाएगी। इसके लिए बस आपको एक क्लू देना, एक हिंट देनी है सोशल मीडिया को। क्या? जैसे मान लीजिए आप किसी विशेष धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, या अपने ही धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो आप बस उनसे रिलेटेड किसी वीडियो को पूरा देख लीजिए या लाइक कमेंट कर दीजिए। बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस चीज को नोटिस कर लेगा कि आपको यही चीज देखनी है, इसमें आपने इंटरेस्ट दिखाया है, और आपको भर भर के वही चीज दिखाई जाएंगी। किसी भी सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया ही नहीं जाएगा आपको। हर सिक्के को उछालने के दो पहलू होते हैं ना, बट आप हमेशा देखे जा रहे हैं, तो दूसरा आपको हमेशा खराब ही लगेगा। और अगर इसी तरीके से आपका माइंड अगर कोई डाइवर्ट करता जा रहा है, तो उसे हम सोशल इंजीनियरिंग के नाम से बोल देते हैं। इसमें है ना किसी भी प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ रही, इसमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसमें आपकी बुद्धि को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपकी बुद्धि को मतलब क्षीण कर दिया जा रहा है, खराब कर दी जा रही है। आप सोचने समझने की शक्ति खत्म कर बैठे हो कि क्या सामने हमारे सही चल रहा है, क्या खराब चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। आपको जैसा दिखाया जा रहा है आप वैसे ही सच मान बैठे हो। और ये चीज़ है ना, हमें आज की डेट में सोशल जो एप्लीकेशंस हैं, सोशल प्लेटफॉर्म वाले या वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू ये चीज़ हमें बहुत देखने को मिल रही है, जो कि खतरा है, सही नहीं है ये। ठीक है, अब आगे देखिए। इसके बाद है ना एक और अटैक या एक और एक्टिविटी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसको डॉस अटैक कहा जाता है। बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ, वहां पर ये डॉस अटैक से रिलेटेड है ना क्वेश्चन भी पूछा गया था। और इसी में है ना एक पॉइंट और भी होता है, DDoS ऐसे होता है एक, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से इसको बोल दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये डॉस अटैक का मतलब क्या है। इसको डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है यहाँ से, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। और अगर DDoS लिखा आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इसे कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट के एक कोई कंप्यूटर है ए के नाम से, और ये कोई कंप्यूटर है बी के नाम से, ठीक है। अब ये क्या, किसी दो मतलब किसी नेटवर्क के थ्रू ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी नेटवर्क के थ्रू। अब किसी थर्ड पार्टी सी के द्वारा ये नेटवर्क हैक कर लिया जाए। क्या कर लिया गया? नेटवर्क हैक कर लिया। हैक कहने का ही मतलब होता है अनाधिकृत उपयोग करना, यानी कि जिस चीज की परमिशन ना हो आप उस चीज को भी यूज करने लग जाए तो उसको हैकिंग कहते हैं। ठीक है, अब ए डाटा भेज रहा है बेटा बी को, सिंपल सा जा रहा था डाटा बी तक, अब सी ने नेटवर्क हैक कर लिया, तो ए जो डाटा भेज रहा है ना बेटा, वो डाटा अब बी के पास नहीं जाएगा, वो डाटा अब जाएगा सी के पास। ठीक है ना, और बी के पास जो डेटा जा रहा था उसको अब यहां पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, ताकि बी को ये लगने लग जाए कि ए ने मुझे डाटा भेजना बंद कर दिया है। बी को ये लगने लग जाए कि ए ने डाटा मेरे को भेजना बंद कर दिया, बट ए लगातार डाटा भेजा जा रहा है। वो कौन रिसीव कर रहा है? सी रिसीव कर रहा है। तो इस तरीके का जो अटैक होते हैं उसको डॉस अटैक या डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। और ये कई लेवल पे हो रहा हो, जैसे कि ए का जो डाटा है वो सी की जगह ना कई सारी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो, जैसे सी को भी भेजा जा रहा है, डी को भी भेजा जा रहा है, ई को भी भेजा जा रहा है, तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कह दिया जाता है।
समझ में आ गई बात? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से उसे बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? लिखना चाहे तो लिख लो, नहीं तो डायग्राम से भी समझ में आ रहा है कि किसी सिस्टम की सर्विस को ब्लॉक कर देना, किसी सिस्टम को मिलने वाली सर्विस या सेवाओं को ब्लॉक कर देना, और वो सेवाएं किसी और कंप्यूटर के द्वारा अनाधिकृत रूप से यानी अनऑथराइज तरीके से रिसीव की जा रही हो, तो ऐसे अटैक को डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के नाम से बोल दिया जाता है। इसके बाद है ना बेटा अगला नाम आता है यहां पर, दैट इज रैंसम वेयर। रैंसम वेयर, देखो ये शब्द है ना दो, मतलब ये पूरा शब्द दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला शब्द है तो बेटा रैंसम, इसको है ना हिंदी में कहते हैं फिरौती, ठीक है। और वेयर का मतलब है यहां पर बेटा दैट इज प्रोग्राम, यहां पर कोई प्रोग्राम है, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम दोनों के लिए वेयर शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है या कोई प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपके है ना सिस्टम पर लॉक लगा दिया जाए, आपका सिस्टम बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, और जब आप उसे अनलॉक करने की कोशिश करें, उसे खोलने की कोशिश करें, तब आपको बोला जाए कि इस लिंक पे क्लिक करो और इतने रुपए या पैसे ट्रांसफर करो, तभी जाके आपका सिस्टम अनलॉक होगा। तो ऐसे अटैक को हम रैंसम वेयर अटैक कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का, आजकल तो ये चीजें बहुत कम सुनने को मिलती होंगी, पहले किडनैपिंग वाली घटनाएं बहुत सुनने को मिलती थी, किसी को भी अगवा कर लेते थे, किडनैप कर लेते थे, है ना। मूवीज में भी दिखाते थे ना कि किडनैपिंग हो गई, फिर फिरौती मांग रहे हैं, 10 लाख रुपए दे दो, बच्चे को ले जाओ। तो वैसे ही समझ लो कि आपके सिस्टम पर लॉक लगा दिया, कह रहा है खोलना है तो पैसे दो पहले। तो आई थिंक जहां तक मैं सही हूँ 2018 की बात है, 2018 के समय पर एक प्रोग्राम बनाया गया था वाना क्राई, WANNACRY, वाना क्राई। ये वाना क्राई नाम का जो प्रोग्राम था ना बेटा, इसने पूरी दुनिया के सिस्टम्स पर लॉक लगा दिया था। मतलब मोस्टली जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनके सिक्योरिटी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम पर लॉक लगा दिया था। और फिर आ रहा था मैसेज कि इसको खोलना है तो आप ऐसे पैसे डॉलर या डॉलर्स में पैसे पे कर दो और तब जाके खुलेगा, और अगर आपने इसको छेड़खानी करने की कोशिश की तो आपके सिस्टम का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा एक अटैक दुनिया को देखने को मिला था, 2000 आई थिंक 18 की बात है। उस समय आईएएस का जो पेपर होता है, यूपीएससी का, तो यूपीएससी आईएएस में ना एक सेक्शन होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था वहां पर, ठीक है। तो रैंसम वेयर का मतलब समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब इसके बाद है ना अगला एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिसको स्पाई वेयर कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो है ना लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में भी आया था, स्पाई वेयर को लेकर। ध्यान से सुनिए, स्पाई वेयर, देखो यहां पर है ना एक मुख्य शब्द हमें देखने को मिल रहा है स्पाई, और स्पाई का मतलब होता है जासूस। किसी जासूस को है ना स्पाई ही कहा जाता है। तो किसी जासूसी की यहाँ पर बात चल रही है, और वो भी किसी वेयर के थ्रू, है नहीं। वेयर मैंने अभी आपको बताया कि अगर कहीं पर है ना वेयर शब्द लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब या तो प्रोग्राम होगा या फिर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर दोनों ही हो सकते हैं वेयर का मतलब। तो किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर जासूसी कराई जा रही है तो उसे स्पाई वेयर के नाम से बोला जाएगा। जिसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप यहाँ पर, स्पाई वेयर का एग्जाम्पल है बेटा की लॉगर, की लॉगर नाम का सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका समझाता हूँ। एक्चुअली अगर आप है ना किसी दूसरे का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस समय मतलब किसी दूसरे का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो व्यक्ति क्या करे, उस कंप्यूटर में है ना एक की लॉगर नाम का सॉफ्टवेयर डाल के रखे और ऑन करके रखे हमेशा, फिर वो अपना कंप्यूटर आपको दे दे, तो आप उस समय उस कंप्यूटर में ना जो भी टाइप कर रहे होंगे वो सब कुछ यहाँ ना इसके अंदर भी टाइप हो रहा होता है। जैसे मान लो आपने किसी दूसरे का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन किया, व्हाट्सएप लॉगिन हो जाता है ना कंप्यूटर में, और फिर आप व्हाट्सएप से किसी से चैट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं किसी दूसरे का कंप्यूटर, तो क्या हुआ, मैं लास्ट में व्हाट्सएप को लॉग आउट कर दूंगा, बंद कर दूंगा, ठीक है, काम कर लेता हूँ। बट उसे ये नहीं पता कि व्हाट्सएप पे जितनी वो चैट लिख रहा है किसी को, वो सब है ना यहाँ पर भी टाइप हो रही है। अब आप तो लॉग आउट करके व्हाट्सएप को कंप्यूटर दे देंगे, लो भैया लो अपना कंप्यूटर पकड़ो। अब वो क्या करेगा, की लॉगर को ओपन करेगा और देखेगा कि आपने क्या लिखा है, वो सारी चैट वहां पर लिखी हुई आ जाएगी। यानी कि मतलब यानी कि एक कंप्यूटर में
एक सॉफ्टवेयर या किसी प्रोग्राम की मदद से आपकी जासूसी कराई जा रही हो, है ना, तो ऐसे प्रोग्राम को, ऐसे सॉफ्टवेयर को फिर स्पाईवेयर कहा जाता है, जिसमें की लॉगर एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो आपके कंप्यूटर को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो आप की लॉगर के थ्रू ये देख सकते हैं कि वो आपके कंप्यूटर का जब यूज़ करता है तो क्या क्या टाइप करता है, वो सब लिखा हुआ आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो स्पाईवेयर का मीनिंग समझ में आ गया नहीं? चलो अगला एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिसको बोलते हैं बेटा बॉट नेट। एक शब्द लिखिए, बॉट नेट, बॉट नेट्स लिखिए। इसका क्या मीनिंग है? देखो बॉट शब्द ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बॉट प्लस नेट। नेट का मतलब यहां पर बेटा नेटवर्क ही है। ठीक है, यानी कि कोई नेटवर्क बना रखा है जिसमें बॉट्स हैं कई सारे, और किसी को टारगेट करके, है ना, किसी को टारगेट करके उस चीज को खराब करने की या उस चीज को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पूरा नेटवर्क बॉट नेट कहलाता है। ये इसको ऐसे समझ लो डायग्राम के थ्रू कि सपोज दैट के कोई नेटवर्क था, ठीक है, अब यहां पर कोई कंप्यूटर सिस्टम है बीच में, यानी कि ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ये कोई सिस्टम है। अब है ना, ये टारगेट किया जा रहा है कि इसी सिस्टम को खराब करेंगे, है ना। तो मान लो एक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर है, एक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर है, कोई कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है और कोई यहाँ पर है। अब इन सब ने है ना इसको टारगेट करने की ठान ली है, मतलब इसको टारगेट करके खराब करने की ठान ली है। ठीक है, तो ये पूरा नेटवर्क जिसमें ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, इनको बोल देते हैं बॉट। इनको यहाँ पर बॉट के नाम से बोल देते हैं, बीओटी बॉट कहते हैं। और तो पूरा नेटवर्क क्या कहलाएगा? पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कह देते हैं। यानी सिंपल सा मतलब कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम को टारगेट करते हुए कई सारे सिस्टम्स एक साथ अटैक मारे, तो उसको बॉटनेट कहा जाता है। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये जो बॉट शब्द लिखा है ना, ये कंप्यूटर सिस्टम ही है। ये कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई टैबलेट हो सकता है, कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, कोई स्मार्टफोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो टारगेट कर रहे हैं एक ही सिस्टम को, एक साथ मिलकर अटैक करेंगे ताकि उस सिस्टम को या तो खराब कर सकें या वहां की कोई इंफॉर्मेशन को चुरा सकें। तो ऐसे पूरे नेटवर्क को बॉटनेट के नाम से बोल दिया जाता है। एक नाम और लिख लीजिए, ठीक है, बस इतना ही रखते हैं, दैट इज व्हीलिंग, WHALING, व्हीलिंग। हिंदी में भी व्हीलिंग ही कहा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली वेलिंग या वेलिंग अटैक जो किया जाता है बेटा, वो किसी ल्यूक्रेटिव प्रोफाइल व्यक्ति को या उसके सिस्टम को खराब करने के लिए, उसकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन चुराने के लिए किया जाता है। एक शब्द हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं, ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव पीपल। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाई प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल व्यक्ति को टारगेट करना, हाई प्रोफाइल व्यक्ति के सिस्टम को टारगेट करना, को टारगेट करना, ये क्या कहलाता है? इसी को है ना वेलिंग अटैक के नाम से बोल देते हैं। जैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? इलोन मस्क, उसके सिस्टम को कोई हैक करने की सोच रहा है ना। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप बन जाए, उसका सिस्टम कोई हैक करने की सोच रहा है। हमारे इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? एशिया का भी सबसे अमीर आदमी शायद एशिया का भी है, मुकेश अंबानी, उसको टारगेट करने की सोच रहा है कोई, है ना। हमारे प्रधानमंत्री साहब है नरेंद्र मोदी, उनका कोई कंप्यूटर सिस्टम है, उसको कोई हैक करने की सोच रहा है। तो अगर ल्यूक्रेटिव प्रोफाइल व्यक्ति के सिस्टम को हैक करने की कोई सोच रहा है, तो ऐसे अटैक को वेलिंग अटैक या वेलिंग के नाम से बोल दिया जाता है। वेलिंग शब्द है ना, वेल मछली का जो नाम होता है ना, वेल मछली, उसी से बनाया गया है। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्रीचर कौन है, सबसे बड़ा प्राणी कौन है? वेल मछली है। तो जो बड़ा या हाई प्रोफाइल शब्द जहां आ जाए किसी व्यक्ति के नाम पर और उसके सिस्टम को अगर हैक करने की बात हो रही है, तो उसी को वेलिंग अटैक के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो आई होप सो कि जितने भी टर्म्स मैंने आज की क्लास में आपको समझाए वो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो ये जो चैप्टर था हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसको केवल सिक्योरिटी भी कह सकते हैं या इसको साइबर सिक्योरिटी भी कहा जा सकता है, ये हमारा एंड होता है। बहुत सारी
जो टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपको समझाई आज की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में ना हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब 3 चैप्टर बचे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, 3 चैप्टर बचे हैं, डाटाबेस, नंबर सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक बेसिक। तो ये 3 चैप्टर को खत्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 क्लासेस मान लो, ये 4 या 5 क्लासेस। तो जो नेक्स्ट वीक होगा हमारा, उसमें हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक बात और जो मैंने पहले भी बोली है कि अगर कोई कंप्लीट तैयारी करना चाहता है जो हर एक एग्जाम में काम आए, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि पहले चैप्टर से लेकर आज का जो चैप्टर था कंप्यूटर सिक्योरिटी, यहाँ तक पूरा पढ़ ले, सभी एग्जाम में काम देता है। बट डाटाबेस एंड नंबर सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये 3 लास्ट के जो चैप्टर होंगे जो मैं नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा, ये वही पढ़ें जिनके एग्जाम में आने हैं, वरना ना पढ़ें। ठीक है जी। तो कमेंट्स तो आज दिखे ही नहीं मेरे को आपके, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ एरर आ गई है। तो नेक्स्ट क्लास तक आई थिंक कमेंट सेक्शन ठीक हो जाएगा, तो कमेंट्स भी देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा सबके। ठीक है। तो बाकी अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर क्लास के शुरुआत में मैंने आपको दिया ही था। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।